हेलो नमस्कार। आपके सामने लेकर आए हैं एक नया चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, ये जो है आपके सीटेट में भी काम आएगा, आपके बीपीएससी में काम आएगा, टीआरई में काम आएगा। आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो सब में पढ़ना है, लाइट को पढ़ना है, लाइट के फंक्शन पढ़ना है, ये सारे चैप्टर के अंदर में आपको पढ़ना होता है। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड हमेशा आते रहता है। कोई भी क्वेश्चन जो है हमेशा कोई ना कोई आते रहता है। चलिए थोड़ा समझते हैं प्रकाश के बारे में। किसके बारे में समझना है जी? प्रकाश के बारे में। तो एक्चुअल में प्रकाश है क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है जी? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश की सहायता से हम जो है अपनी आँखों द्वारा किसी भी वस्तु को देखते हैं। क्या करते हैं जी? किसी भी वस्तु को देखते हैं। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके सहायता से हम अपनी आँखों द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कैसे देख पाते हैं, तो एक तो आंसर है कि आँखों के द्वारा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इन आँखों को भी प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। और इस प्रकाश के द्वारा ही हम आँखों से संवेदना प्रदान करते हैं या आँखों को संवेदना मिलती है, और इन्हीं आँखों द्वारा हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने आँखों के दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनाते हैं। चलिए थोड़ा प्रकाश के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं। तो प्रकाश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने हम दिखा रहे हैं। प्रकाश हमेशा जो है सरल रेखा में गमन करता है। कैसे गमन करेगा जी? सरल रेखा में गमन करेगा। प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा या सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करेगी जी? इस तरह से किरण पुंजों के रूप में गमन करती है। सीधा रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है। अगला पॉइंट अगर देखें तो प्रकाश की चाल की गणना सबसे पहले करने वाला व्यक्ति का नाम, प्रकाश के चाल की गणना करने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम आपका रोमर है। क्या है जी? रोमर है। प्रकाश की चाल की गणना सबसे पहले किसने की? तो रोमर ने किया था। किसने किया था जी? रोमर ने किया था 1676 ईस्वी में। कब किया है जी? 1676 ईस्वी में। ठीक, तो प्रकाश से क्या क्या हम सीखे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश के सहायता से हम अपने आँखों द्वारा किसी भी वस्तु को देखते हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखें तो प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में गमन करता है, एक सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रकाश की चाल की गणना रोमर ने की थी। और कब की थी? 1676 ईस्वी में। और प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है जी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर हम इसे किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलें तो आप लिख सकते हैं 3 × 10⁵ क्यों? चूँकि आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और जब किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो 5 जो नीचे का 3 है वो ऊपर जाएगा और माइनस हो जाएगा, और 8 में से 3 घट जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगर आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट करेंगे या आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि प्रकाश है क्या। अगर हम बात करते हैं कि प्रकाश है क्या, तो प्रकाश को देखा जाए तो ये दोहरा नीति अपनाता है। दोहरा इसमें संचरण होता है। दोहरे कहने का ड्यूअल इफेक्ट है। ये ड्यूअल इफेक्ट का मेरा मतलब क्या है कि प्रकाश कुछ मामलों में कण है। प्रकाश कुछ मामलों में क्या है जी? कण है। जबकि प्रकाश कुछ मामलों में तरंग है, यानी वेव है। क्या है जी? वेव है, तरंग है।
तो अब यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। किसने किया है जी? न्यूटन ने किया। यानी कहने का मतलब है किसने बताया या किसने ये बताने का प्रयास किया कि प्रकाश जो है कणों का, कण है, एक प्रकार के कणों के समूह का बना हुआ है या एक प्रकार का कण है, ये बताने का काम किसने किया है जी? न्यूटन साहब ने किया है। जबकि इसको प्रूफ करने का काम, सिद्ध करने का काम बताने वाला काम किया न्यूटन ने, जबकि इसको सिद्ध किया है किसने? सिद्ध किया है, सिद्ध करने वाले व्यक्ति का नाम आइंस्टाइन है। क्या नाम है जी? आइंस्टीन है। आइंस्टीन ने यह सिद्ध किया कि प्रकाश एक प्रकार का कण है और इसको किसने सिद्ध किया है जी? आइंस्टीन ने सिद्ध किया है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा। किसके द्वारा जी? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा इन्होंने इसको सिद्ध किया है। अगला आता है आपको कि प्रकाश चूंकि आपका कण है, कण किसने बताया? न्यूटन ने। जबकि सिद्ध किसने किया है? आइंस्टीन ने सिद्ध किया है। जबकि दूसरा ये भी माना गया कि प्रकाश क्या है जी? तरंग है। प्रकाश क्या है जी? तरंग है। और तरंग को बताने वाला व्यक्ति या तरंग सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम हाइजेन है। क्या नाम है जी? हाइजेन है। हाइजेन ने तरंग सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया जी? तरंग सिद्धांत दिया। जबकि इसको सिद्ध करने का काम, इसको प्रूफ करने का काम, सिद्ध करने का काम किसने किया है? तो सिद्ध करने का काम किया है ये आपके यंग ने। किसने सिद्ध किया है जी? यंग ने सिद्ध किया है कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। तरंग बताने वाला, सिद्धांत बताने वाला व्यक्ति कौन है? हाइजेन है। जबकि सिद्ध करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है जी? यंग है। उसी तरह से प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया है। जबकि सिद्ध किसने किया है जी? आइंस्टीन साहब ने सिद्ध किया है। ठीक। तो आज के समय में, आधुनिक समय के हिसाब से अगर बात करें, आधुनिक समय के हिसाब से अगर हम बात करें तो प्रकाश का डुअल कैरेक्टर है, दोहरा चरित्र है। और इसके तहत प्रकाश जो है तरंग भी है और तरंग के साथ साथ प्रकाश जो है कण भी है। आज के हिसाब से प्रकाश कण भी है और प्रकाश जो है तरंग भी है। अच्छा, अगर एक दो पॉइंट और हम अगर बात करें, आगे देखें तो चूंकि आपको पता है, आपको पता भी होगा कि तरंग जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यांत्रिक तरंग और दूसरे होते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। आपको पता होगा कि तरंग जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यांत्रिक तरंग और दूसरे होते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। और यांत्रिक तरंग भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरे होते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक। तो आपको हमने बताया कि जो यांत्रिक तरंग है, कौन सा तरंग है जी? यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुदैर्ध्य। कौन सा तरंग होता है जी? अनुदैर्ध्य तरंग। और दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग। दूसरा कौन सा होता है जी? अनुप्रस्थ तरंग। तो ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सा तरंग है जी? ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। जबकि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर माध्यम है तो भी प्रकाश गमन करेगा और माध्यम अगर नहीं भी है तो भी प्रकाश क्या करता है जी? गमन करता है। तो हम इसको हटा रहे हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक। या नए स्लाइड पे हम चल जा रहे हैं, नए स्लाइड में देख लेते हैं। ठीक। तो हमने ये बात कही कि अगर प्रकाश को देखा जाए तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग तो है ही, अनुप्रस्थ तरंग तो है ही, अनुप्रस्थ तरंग के साथ साथ, अनुप्रस्थ तरंग के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। क्या है जी? विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। यानी कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है और साथ साथ में विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। और इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, प्रकाश के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता, किसी भी माध्यम की आवश्यकता
की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि प्रकाश माध्यम में भी चलेगा और बिना माध्यम में भी चलेगा। इसका मतलब है कि प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करेगा। कहाँ गमन करेगा जी? निर्वात में भी गमन करेगा। तो हमने कौन कौन से पॉइंट देखे, चलिए आप देख लीजिए हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट देखे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक, प्रकाश के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, पहला हमने शुरू से क्या देखा कि प्रकाश एक प्रकार के क्या है जी? ऊर्जा है। ऊर्जा है जो बंडल के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है जी? बंडलों के रूप में चलता है, पैकेटों के रूप में चलता है। अच्छा, प्रकाश की सहायता से हम क्या करते हैं? अपनी आँखों द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश के द्वारा ही हम अपनी आँखों द्वारा किसी वस्तु को क्या करते हैं जी? देखते हैं। अगला पॉइंट, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, यानी सीधी रेखा में गमन करता है। और जब बहुत सारे सरल रेखा यानी किरण हो जाएंगे तो हम उनको किरण पुंज कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं जी? किरण पुंज कहते हैं। आगे, प्रकाश की चाल की गणना सबसे पहले रोमर ने किया था। कब किया था? 1676 ईस्वी में किया था। कब किया था जी? 1676 ईस्वी में किया था। अगला, निर्वात में जो प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमने बताया कि प्रकाश जो है कण भी है और तरंग भी है। आज के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रकाश को कण भी माना जाता है और प्रकाश को तरंग भी माना जाता है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत, यानी कि किसने बताया कि प्रकाश जो है कण है, ये बताने का काम किसने किया है? न्यूटन साहब ने किया है। जबकि इस सिद्धांत को प्रूव करने का काम किसने किया है जी? आइंस्टीन साहब ने किया है। किसने किया है जी? आइंस्टीन साहब ने किया है। उसी तरह से प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइजेन ने दिया। किसने दिया जी? हाइजेन ने दिया है। जबकि उसको सिद्ध करने का काम किसका है जी? यंग का है। सिद्ध करने का काम किसका है जी? यंग का है। आगे, आधुनिक विचारधारा के अनुसार या आधुनिक समय में भौतिकी के अनुसार प्रकाश तरंग भी है और प्रकाश साथ साथ में कण भी है, यानी इसका डुअल कैरेक्टर आता है, दोहरा चरित्र सामने आता है। कभी यह कण के भांति कार्य करेगा, कभी यह तरंग के भांति कार्य करेगा। ठीक, हम आपको बताएं कि अगर बात करें तो चूंकि तरंग जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग और दूसरा होता है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग और दूसरा होता है यांत्रिक तरंग। तो यांत्रिक तरंग भी 2 भाग में होते हैं। एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरे होते हैं अनुप्रस्थ तरंग। तो जो आपका प्रकाश है, जो आपका क्या है जी? प्रकाश है, लाइट है। जो आपका प्रकाश या लाइट है, ये लाइट जो है अनुप्रस्थ तरंग है। जबकि साउंड का बात करें, किसका बात करें जी? साउंड का बात करें या ध्वनि का बात करें तो ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सा तरंग है जी? अनुदैर्ध्य तरंग है। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आप देखते होंगे कोई अगर कार वार में बैठा हुआ है और आप जो है बाहर में हैं, जब वो शीशा लॉक कर लेता है, जब वो कांच को लॉक कर लेता है और अंदर से कुछ बोलता है या आप बाहर से अंदर से कुछ बताना चाहते हैं तो उसको सुनाई नहीं देता है। इसका कारण क्या है? कि बीच में माध्यम रुक गया है। माध्यम बीच में क्या हो गया? रुक गया है, जिसके कारण आपका आवाज़ उसके पास नहीं पहुंच पा रहा है। तो ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता है, जबकि प्रकाश के लिए किसी भी माध्यम की कोई आवश्यकता होती नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। तो हमने आगे वही बात लिखी हुई है कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है, साथ साथ में विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। आगे, प्रकाश के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। यानी प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात में भी गमन कर सकता है। इतना तक ठीक है, किसी कोई समस्या नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, समझते हैं पहले। प्रकाश का परावर्तन का मतलब है
कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण किसी सतह पर टकराने के पश्चात, किसी सतह पर टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को हम क्या बोलते हैं जी? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा निकालते हैं आपको। तो प्रकाश का हमको परावर्तन पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है कि मान लीजिए कोई दर्पण है, मान लीजिए कि आपका कोई दर्पण है, यहाँ पे समझने का प्रयास करिए, देखते हैं। देखिए, ये मान लीजिए कोई दर्पण है या कोई सतह है या कोई सरफेस है, ठीक। तो जब किसी माध्यम से कोई प्रकाश आएगी तो इस सतह पर पड़ेगी और सतह पर पड़ने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो हम इसी घटना को क्या बोलते हैं जी? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं जी? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? आपतित किरण। क्या बोलते हैं जी? आपतित किरण। और सतह पर टकराने के पश्चात, सतह पर टकराने के पश्चात जो किरण लौट रही है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक। और आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलता है, जिस बिंदु पर है, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं जी? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आपतन बिंदु कहते हैं। और अब इस बिंदु के ऊपर में कोई अभिलंब खींचा गया, कोई लंब खींचा गया, उसी को हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अभिलंब कहते हैं। इतनी बातें स्पष्ट हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण को हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। सतह से टकराने के पश्चात या कांच से या दर्पण से टकराने के पश्चात जो किरण उसी माध्यम में लौट गई तो उसे हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों जो है मिली है उसको हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु से हम जब कोई लंब खींचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं जी? अभिलंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आपतन कोण कहते हैं। और इसे कोण आई द्वारा सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है जी? कोण आई द्वारा सूचित किया जाता है और इसे आपतन कोण कहते हैं। जबकि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को हम लोग कोण आर द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं जी? कोण आर द्वारा सूचित करते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं जी? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं? देखिए, नियम नंबर 1 क्या दिया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी जो मान कोण आई का होगा वही मान किसका होगा जी? कोण आर का होगा। यानी अगर कहा जाए कि यदि आपतन कोण का मान 20 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो 20 डिग्री होगा। उसी तरह से अगर कहा जाए कि परावर्तन कोण का मान 60 डिग्री दिया हुआ है तो आपतन कोण का मान कितना होगा? तो उसका भी मान जो है आपका 60 डिग्री होगा। क्यों? चूंकि कोण आई बराबर होता है कोण आर के। तो जो मान आपतन कोण का वही मान किसका होता है जी? परावर्तन कोण का होता है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब है कि ये आपतित किरण, ये आपका परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु तीनों का है जी एक ही तल में है, एक ही प्लेन में है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं जी? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है कि
आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, जबकि दूसरा नियम है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही सरफेस पर एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक, यहाँ तक अगर आपको लिखना होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए, हम हट जा रहे हैं। ठीक है, चलिए हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि जब प्रकाश का परावर्तन हुआ, क्या हुआ है जी? जब प्रकाश का परावर्तन हुआ है, जब प्रकाश का परावर्तन हुआ तो प्रकाश के परावर्तन होने के पश्चात, प्रकाश के परावर्तन होने के पश्चात क्या बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा। जैसे प्रकाश का परावर्तन, ये तो आप डायग्राम हम आपको बना दे रहे हैं जिससे आपको यहाँ पे दिखाई दे। ठीक है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये जो है आपका अभिलंब है, ये कोण आई है यानी कि आपतन कोण है, ये कोण आर है यानी कि परावर्तन कोण है। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब पूछेगा कि बताइए तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ में तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपसे ये पूछे जाएंगे कि बताइए कि जब प्रकाश का अपवर्तन हुआ है, जब प्रकाश का क्या हुआ है जी, अपवर्तन हुआ है, तो तीव्रता, आयाम और आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको आप आसान भाषा में समझिए। आसान भाषा में समझना है, देखिए तीव्रता और आयाम दोनों में कमी आएगा। क्या होगा जी? दोनों में कमी आएगा। अच्छा, हम अलग अलग क्यों लिखे हैं? एक ही जगह चाहते तो लिख देते, इसलिए लिखे हैं कि आप चीज़ों को थोड़ा सा विजुअलाइज कर पाएँ, कि इधर उधर भी लिखा रहेगा तो आप समझ पाएँ इन चीज़ों को। देखिए जब तीव्रता और आयाम में क्या होगा, कमी आएगी, जबकि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम डबल टिक कर दिए हैं इनको। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि तीव्रता और आयाम में क्या होगा जी, कमी होगा। इसको इस तरह से याद रखिएगा कि मान लीजिए माध्यम तो एक ही था ना, प्रकाश का परावर्तन हुआ तो जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में चला गया, यानी कि प्रकाश का परावर्तन केवल और केवल एक ही माध्यम में होता है। कितने माध्यम में होता है जी? एक ही माध्यम में होता है। मान लीजिए, इसको समझने के लिए इस तरह से याद रखिएगा कि मानकर चलिए कोई लड़की है, शादी हो गया और शादी होकर के वापस अपने घर आ रही है, दोबारा एक बार गई फिर वापस अपने घर आ रही है। तो जब वो घर आएगी, जब वो घर अपने आएगी तो क्या आयाम को समझिए कि मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, तो उसके जो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होगा, क्या वो जो लड़की घर पे रही होगी उसका लंबाई, चौड़ाई, मोटाई जो रहा होगा, क्या ससुराल में भी वही रहा होगा? नहीं होगा। काम करा करा के उसको दुबर पातर कर दिया होगा। तो आयाम में क्या हो गया जी? कमी हो गया। अच्छा, साथ ही साथ में उसके तीव्रता में क्या हो गया जी? कमी हो गया। क्या आपके घर में जो लड़की अभी थी, जब शादी वादी करके आएगी तो उसी हाव भाव से, उसी तरीके से लाउड की तरह बात करेगी? नहीं। अब उसको पता है कि अब ये मेरा घर नहीं है। तो आयाम में क्या हो गया? कमी हो गया। आयाम का मतलब क्या समझ लीजिए? मोटाई, चौड़ाई, लंबाई समझ लीजिए। मोटाई, लंबाई समझ लीजिए। मोटाई, लंबाई में क्या हो गया? कमी हो गया। जबकि तीव्रता का मतलब लाउडनेस समझ लीजिए। लाउडनेस भी क्या हो गया है जी? कम हो गया है। लाउडनेस भी क्या हो गया? कम हो गया। जबकि आवृत्ति अगर वो धीरे धीरे बोलती होगी तो वहाँ जाने के बाद वापस आएगी तो भी धीरे धीरे बोलेगी, और अगर उसका आवाज़ कर्कश होगा तो जाने और आने के बाद भी कर्कश होगा। यानी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और तरंग दैर्ध्य का मतलब देखने से संबंधित है, तो तरंग दैर्ध्य पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ एक आँख से देख रही तो आने के बाद दो आँख से देखेगी, या वहाँ पर 2 आँख से देख रही थी तो यहाँ 1 आँख से देखेगी, ऐसा नहीं होगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि किस किस पे प्रभाव पड़ रहा है जी? तो आयाम में कमी आ गया, यानी मोटाई, लंबाई में क्या हो गया? कमी आ गया। आयाम में कमी आ गया है, और साथ साथ में कमी किस में आया है जी? तीव्रता में। और किस में कमी आया है जी? तीव्रता में। अब आपसे लड़ेगी नहीं, अब धीरे धीरे बात करेगी, चूँकि पता है कि ये अब हमारा घर नहीं है। तो आयाम में कमी हो गया, तीव्रता में कमी हो गया, जबकि
तरंगदैर्ध्य देखने में कोई भी कमी नहीं होगा, यानी तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए, जब प्रकाश के परावर्तन होगा, जब पहला बात कि प्रकाश का परावर्तन होगा तो माध्यम कितना, एक ही माध्यम है। जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में क्या हुआ है जी, वापस लौट गया है। तो क्या बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा, तो आयाम और तीव्रता में कमी आएगी। नीचे की तरफ हमने ऐसे बना दिया, इसका मतलब होता है कमी। तो आयाम और तीव्रता में क्या आएगी जी, कमी आएगी, जबकि तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे, चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक, आगे समझना है प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्या समझना है जी, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में क्या क्या दिखते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन जब हो रहा था तो केवल माध्यम एक ही था। प्रकाश के परावर्तन में कितने माध्यम थे, एक ही माध्यम थे। जबकि अपवर्तन जब होगा तो इसमें कितने माध्यम होंगे, दो माध्यम होंगे। देखिए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। क्या करती है कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, और इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं जी, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे आप देखिए कि जब कोई प्रकाश या आपतित किरण है, इस पे डाला गया ये जो लंब है इसको हम अभिलंब कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी, अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं जी, अभिलंब कहते हैं। ये आपका आपतित किरण है, या आप ये समझ गए होंगे, ये आपका कौन सा किरण है जी, आपतित किरण है। इसको जाना चाहिए था सीधा सीधा इस तरह से, इसको इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन ये हल्का सा मुड़ गई का मतलब क्या है कि इस तरह से गमन कर गई। इसे ही हम क्या कहते हैं जी, इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं जी, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या बोलते हैं जी, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन जब होगा, आगे देखते हैं थोड़ा सा। प्रकाश का जब अपवर्तन होगा तो देखिए, और प्रकाश के अपवर्तन में दो सिद्धांत दिए गए। कितने सिद्धांत दिए गए हैं जी, दो सिद्धांत दिए गए हैं। पहला बात पूछा गया है कि प्रकाश जब विरल माध्यम से, कौन से माध्यम से, विरल माध्यम से, प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा। कौन से माध्यम में प्रवेश करेगा, सघन माध्यम में प्रवेश करेगा। प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा, माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, प्रवेश करेगा तो क्या होगा। और दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि जब सघन माध्यम से, कौन से माध्यम से जी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा, विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या होगा। तो अब दो चीजें हैं। पहला है कि विरल से कहाँ जा रहा है, सघन में जा रहा है, और दूसरा है कि सघन माध्यम से कहाँ जा रहा है जी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। हम आपके सामने दो फोटो बना देते हैं। देखिए, अब मान लीजिए कि पहला वाला माध्यम क्या है जी, सघन, सॉरी क्या दिया हुआ है, विरल दिया हुआ ना। चलिए थोड़ा सा पहला वाला क्या दिया हुआ है जी, आपका विरल दिया हुआ है, और दूसरा माध्यम कौन सा दिया है, सघन माध्यम दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए इधर से हमने प्रकाश आपतित किरण आया। अच्छा, ये जो है आपका अभिलंब है, नीचे की तरफ हम खींच दे रहे हैं, ये आपका अभिलंब है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के पास आती है, या अभिलंब की ओर, या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, की ओर
मुड़ जाती है, की ओर मुड़ जाती है, की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी कि इसको जाना चाहिए था कुछ इस तरह से जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन उधर न जा करके ये हल्का अभिलंब की ओर मुड़ गई, अभिलंब की ओर मुड़ गई है। तो इस घटना को ही हम क्या बोलते हैं? इसमें क्या हुआ कि देखिए, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किया है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। किधर मुड़ जाता है जी? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। जबकि अगले वाले केस में अगर आप देखेंगे कि सघन माध्यम से कौन माध्यम में जा रहा है? विरल माध्यम में। ऊपर में है सघन माध्यम और नीचे में कौन सा माध्यम है जी? विरल माध्यम। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से ये आपका बना देते हैं फोटो, ये अभिलंब है इसको जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन ये जो है न जाकर के और दूर हो गई है। यानी कहने का मतलब है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर भागता है। किधर जाएगा जी? अभिलंब से दूर हो जाता है, अभिलंब से दूर हो जाता है या अभिलंब से दूर भागता है, ये भी कह सकते हैं। ठीक, देखिए पहला पॉइंट, जब प्रकाश विरल माध्यम से कौन माध्यम में गया है? सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। जबकि प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर जाता है। अब इसको एक तो ये तरीका है, या आप ऐसे याद रखें, या आसान भाषा में ऐसे ही याद रख लीजिए कि मानकर चलिए कि समझने के लिए बोल रहे हैं, मानकर चलिए कि कोई लड़की है, उसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड है। विरल माध्यम का मतलब कंगाल है, विरल माध्यम का मतलब क्या है जी? कंगाल है। और जिससे शादी हुआ है वो जो है पैसे वाला है, यानी कि सघन है। जबकि जो उसका बॉयफ्रेंड था वो क्या था जी? कंगाल था। तो आप बताइए, जब वो गर्लफ्रेंड जो है कंगाल से कहा कि शादी होगा किसके पास? पैसे की ओर, तो इसके पास आएगी कि इससे दूर जाएगी? तो ये क्या होगी जी? इसके पास आएगी। यानी कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा या अभिलंब की ओर पास आएगा। जबकि सघन से जब विरल जाएगा तो अभिलंब से दूर भागता है। इसका मतलब है कि बॉयफ्रेंड पहले पैसे वाला है, कैसा है जी? पैसे वाला है। और जो शादी हुआ है वो कैसा है जी? कंगाल है। तो बताइए इसके पास रहेगी कि इससे दूर भागेगी? यही बात है कि जब प्रकाश सघन मतलब ज़्यादा पैसा वाला, विरल मतलब कम पैसा वाला के पास शादी हो गया तो अभिलंब से क्या होगी जी? दूर भाग जाएगी। आप समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, नोट डाउन हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि जब प्रकाश का अपवर्तन हुआ, क्या हुआ जी? जब प्रकाश का अपवर्तन हुआ तो प्रकाश के अपवर्तन होने के पश्चात कौन कौन सी चीज़ें बदलेंगी और कौन कौन सी चीज़ें नहीं बदलेंगी? जैसे आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, अब मान लीजिए कि कोई लड़की है, जब उसका एक माध्यम से दूसरा माध्यम, मतलब अपने घर से जब वो अपने जहाँ शादी हुआ वहाँ गई है, तो क्या उसकी जो आवृत्ति है, आवृत्ति जो बोलने का तरीका है, अगर साए साए बोलती होगी तो साए साए बोलेगी, अगर चिल्लाकर बोलती होगी तो चिल्लाकर बोलेगी। उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जबकि आयाम शरीर में परिवर्तन आ जाएगा,
तरंगदैर्ध्य देखने का भी परिवर्तन आ जाएगा। क्यों? घर पे तो ऐसे ही घूम रही थी, ओजा ऐसे घूंटा गाड़ के चलना पड़ेगा, घूंटा लगा के चलना पड़ जाएगा, समझे कि नहीं? तो तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन होगा, आयाम में परिवर्तन होगा, चालोल बदल जाएगा। एजा तो रुनुक झुनुक चाल चल रही थी, ओजा जाके और ही आराम आराम से चलना पड़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं है, आवृत्ति में कोई चेंजिंग नहीं है, जबकि आयाम, तरंगदैर्ध्य और वेग का हो जाएंगे जी, बदल जाएंगे। क्या होंगे जी? बदल जाएंगे। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन हुआ। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? एक बार रिपीट कर देना, चीज़ों को थोड़ा सा एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक, चलो, प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन का मतलब है कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाता है, और इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो केस बनते हैं, जिसमें पहला है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब से क्या हो जाता है जी? दूर भागता है। यानी कि सघन माध्यम मतलब दिमाग में आना चाहिए ज़्यादा पैसा वाला, विरल माध्यम मतलब शादी हो गया कंगाल के पास, तो इसके पास आएगी कि दूर भागेगी? तो इससे क्या हो जाएगी जी? दूर भाग जाएगी। और दूसरा है आपका कि जब प्रकाश विरल माध्यम मतलब कंगाल के पास से सघन माध्यम मतलब ज़्यादा पैसा वाले के पास जाएगी तो अभिलंब की ओर का हो जाएगी? मुड़ जाएगी या अभिलंब के पास आएगी। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, प्रकाश का जब अपवर्तन हुआ है, क्या हुआ है जी? प्रकाश का जब अपवर्तन हुआ है तो प्रकाश के अपवर्तन में आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि शादी जब एक माध्यम से दूसरा माध्यम, अपना घर से जब दूसरे घर में शादी करके गई तो बोल चाल के भाषा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिस अंदाज में यहाँ बोलती थी वहाँ भी इसी अंदाज में बोलेगी। जबकि आयाम में, तरंगदैर्ध्य में और वेग में क्या हो जाएगा जी? परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, चलो, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं जी? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। दोनों नियम क्या हैं? पहला नियम है आपका कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा है कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया। आपतन कोण की जया का मतलब होता है साइन, और इसको आई से लिखते हैं। तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, अपवर्त साइन आर, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम म्यू द्वारा सूचित करते हैं। जिसे हम किसके द्वारा सूचित करते हैं जी? म्यू के द्वारा सूचित करते हैं। और इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं जी? स्नेल का नियम कहा जाता है। किसका नियम कहा जाता है जी? स्नेल का नियम कहा जाता है। चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक, कल जो है इसी के सेगमेंट में हम लोग दर्पण पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में दर्पण पढ़ेंगे कि कौन सा प्रतिबिंब कहाँ रहेगा तो उसका कहाँ बनेगा, कौन सा वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।